launch. Flight manager, go. Spark, go. 3, 2, 1. Liftoff of the Falcon 9. Vehicles pitching downrange. Stage 1 props nominal. नैपकिन से मून तक की इस जर्नी को इंट्यूटिव मशीन्स ने एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया अपने ओडेसियस लैंडर को मून पर सॉफ्टली लैंड करवाकर। ये एक ऐतिहासिक मंजर है इंट्यूटिव मशीन्स के इस नैपकिन से मून तक की जर्नी का। क्यों एक प्राइवेट कंपनी को मून पे जाने की जरूरत पड़ी और कहां से शुरुआत हुई इन सब चीजों की, कैसे एक प्राइवेट कंपनी इतने हार्ड मिशन को अंजाम दे पाई और क्या क्या टेक्नोलॉजीज और इक्विपमेंट्स का यूज करके वो मून तक गए और क्या था एक्चुअली में इस मिशन का एम और क्या ये मिशन का एम सक्सेसफुल रहा या फिर नहीं, और कौन कौन सी गवर्नमेंट स्पेस एजेंसीज ने इंट्यूटिव मशीन्स की हेल्प की या फिर उसके साथ कोलैबोरेशन किया। राधे राधे दोस्तों, मेरा नाम है नवदीप यादव। तो चलिए अब हम जानते हैं इन क्यूरियोसिटी भरे सवालों का जवाब। ये बात है जब एक इंजीनियर स्टीव एल्टमस अपने एक फ्रेंड डॉक्टर कैम गफ्रायन के साथ एक डिनर पर वॉशिंगटन डीसी के किसी रेस्टोरेंट में गए हुए थे। डिनर पर डिस्कशन के वक्त उन्हें एक इंस्पिरेशन आया, जिस इंस्पिरेशन का यूज करके उन्होंने एक आइडिया को इनोवेट किया और उस आइडिया को विजुअलाइज करते हुए एक नैपकिन पर लिख दिया। ये आइडिया उस इनोवेशन को क्रिएट करता है जो ह्यूमैनिटी के कुछ सबसे भयानक चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए कटिंग एज सॉल्यूशंस ढूंढने के इस मिशन को आगे ले गए। दिसंबर 2017 जब नासा ने अपने एक्सपर्ट को कंसल्ट किया कि वो आगे आने वाले समय में एक लूनर मिशन कंडक्ट करने वाले हैं जिसमें मून पर कुछ रोबोटिक लैंडर्स को भेजा जाएगा इंस्पेक्शन करने के लिए, जिससे कि फ्यूचर में होने वाले ह्यूमन एस्ट्रोनॉट्स की मिशंस में हेल्प हो। इस प्रोग्राम का नाम था CLPS कमर्शियल लूनर पेलोड सर्विसेज प्रोग्राम, जिसका ऑब्जेक्टिव ये था कि एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने के लिए कुछ इक्विपमेंट्स को लैंडर के थ्रू मून पर भेजा जाए और उन एक्सपेरिमेंट्स को वहाँ कंडक्ट करा के उनसे रिलेटेड जो भी डेटा जनरेट हुआ है उसका यूज़ करके उससे बहुत सारा हेल्प हो जाएगा आने वाले समय में एस्ट्रोनॉट्स के लिए। तभी कुछ टाइम बाद नासा ने कुछ प्राइवेट कंपनीज को शॉर्टलिस्ट किया। मई 2019 नासा ने 3 कंपनीज को शॉर्टलिस्ट किया अपने इस मिशन के लिए, जिसमें से पहली कंपनी थी एस्ट्रोबोट टेक्नोलॉजीज, दूसरी कंपनी थी इंट्यूटिव मशीन्स और तीसरी कंपनी थी ऑर्बिट बियॉन्ड। जिन कंपनीज को नासा ने एक ऑब्जेक्टिव दिया था जिसमें उन्हें एक ऐसे व्हीकल या फिर कह लीजिए एक ऐसे लैंडर का डिज़ाइन करना था जो कि एक नॉर्मल या हार्श कंडीशन में बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट लैंडिंग कर सके, जिसके लिए नासा ने इंट्यूटिव मशीन्स को अवार्ड के तौर पर $77 मिलियन का रकम दिया था और आगे चल के नासा ने $117 मिलियन का एक अमाउंट दिया इंट्यूटिव मशीन्स को अपने लैंडर को डेवलप करने के लिए। दिसंबर 2023 जब इंट्यूटिव मशीन्स ने अपना एक लूनर लैंडर डेवलप कर लिया था और उन्होंने इस सक्सेसफुल मिशन की जानकारी नासा को दी, जिस लैंडर का नाम उन्होंने ओडेसियस रखा था, जो कि एक टेलीफोन बूथ के साइज का है। ये एक नोवा सी क्लास का लूनर लैंडर है जिसका वेट है 675 किलोग्राम। इसमें मैक्सिमम पेलोड्स 130 kgs के आ सकते हैं और इसके इंजन में जो फ्यूल यूज हुआ है वो है लिक्विड मीथेन और लिक्विड ऑक्सीजन का। इस लैंडर की टॉप स्पीड है 11 किलोमीटर पर सेकेंड और ये सिर्फ मून पे डे लाइट में ही वर्क कर सकता है, रात को ये बिल्कुल काम नहीं करता। 13 फरवरी 2024 ये वो दिन है जब इंट्यूटिव मशीन्स के लूनर लैंडर को नासा के केनेडी स्पेस सेंटर के पैड नंबर 39A पर डिलीवर किया और इस मिशन में लॉन्च व्हीकल का यूज़ होने वाला था SpaceX कंपनी की ओर से फैल्कन 9 ब्लॉक B रॉकेट का, जो कि अभी के समय का सबसे एडवांस लॉन्च व्हीकल है और 13 फरवरी 2024 को ही इस मिशन को लॉन्च किया जाने वाला था। बट प्रोपेलेंट में कुछ लीकेज होने की वजह से इस मिशन को पोस्टपोन करके 15 फरवरी 2024 को शिफ्ट कर दिया गया और 15 फरवरी 2024 को इसे लॉन्च किया गया। लेकिन जब अर्थ के ऑर्बिट से जाने के बाहर फैल्कन 9 को लैंडर से सेपरेट कर दिया गया
फिर उसके बाद जब लैंडर का अपना खुद का इंजन को स्टार्ट किया गया तो ये पाया गया कि उसका इंजन स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सामने आ गई और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने में उन्हें पूरे 24 घंटे लग गए और 24 घंटे बाद उन्हें इसका सॉल्यूशन मिला। उन्होंने एक सिक्योरिटी पैच अपडेट के थ्रू इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया और उसके बाद उसका इंजन स्टार्ट हुआ और वो फिर मून की तरफ अपने आप आगे बढ़ने लगा। और 21 फरवरी 2024 को ओडेसियस मून के ऑर्बिट में इंसर्ट हुआ और फिर 24 आवर्स तक वो मून के ऑर्बिट के चक्कर लगाता रहा और इंस्पेक्शन करता रहा कि उसे किस जगह पे लैंड करना है और साथ ही साथ उसने मून के सरफेस की हाई क्वालिटी इमेजेस को कंट्रोल सेंटर में सेंड करना शुरू किया। 22 फरवरी 2024 जब लैंडिंग की शुरुआत हो चुकी थी तब सरफेस से 30 मीटर पहले ही एक प्रॉब्लम सामने आया। प्रॉब्लम ये था, लैंडर में से एक पार्ट अपने आप ही अलग हो गया और ये बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था। लगा जैसे पूरा मिशन ही बर्बाद हो गया। लेकिन बाद में बात ये सामने आई कि वो एक कैमरा था जिसे थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव्स में उस लैंडर को लैंड करते हुए एक वीडियो और इमेजेस को क्लिक करना था, जिससे कि उन्हें लैंडिंग के बारे में एक अच्छी नॉलेज हो सके कि क्या क्या वहाँ पे इश्यूज आ रहे हैं लैंडिंग के वक्त और क्या क्या उन्हें ध्यान देना होगा आगे आने वाले मिशंस में। उस ऑटोमेटिक इजेक्टिंग कैमरे का नाम ईगल कैम था, जिसे एम्ब्री रिडल एरोनॉटिकल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने डिज़ाइन किया। बट अनफॉर्चुनेटली ये कैमरा अपने मिशन को कंप्लीट करने में नाकाम रहा, क्योंकि जब फ़ोटो लेने का एक करेक्ट टाइम था तभी इसका डायरेक्शन कुछ दूसरे साइड में शिफ्ट हो गया था, जिसके वजह से वो लैंडिंग के साइट का फ़ोटो और वीडियो नहीं बना पाया। बहुत ही सक्सेसफुल लैंडिंग हुई, माहौल सब ठीक रहा, लेकिन कुछ समय बाद एक प्रॉब्लम सामने आई कि जो लैंडर है वो अपने लेग्स पे नहीं खड़ा है बल्कि वो हॉरिजॉन्टली गिरा हुआ है। और इसके बाद ये प्रॉब्लम आई कि अब वो गिर चुका है तो उसे हम लोग यूज़ कैसे करेंगे और इससे जो भी पेलोड्स भेजे गए हैं उनसे एक्सपेरिमेंट कैसे कंडक्ट किए जाएं। लेकिन कुछ देर बाद इंस्पेक्शन से ये पता चला कि जितने भी पेलोड्स यूज़फुल और जिसमें एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जाने वाला था वो सारा ही बचा हुआ है और एक ही पेलोड ऐसा है जो नीचे दबा हुआ है जिसका कोई यूज़ नहीं था, जिसे इसी तरह शो ऑफ के लिए या फिर कह लीजिए एक लैंडमार्क के लिए भेजा गया। नाउ पेलोड्स क्या होते हैं? पेलोड्स कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं जो कि लैंडर के साथ भेजे जाते हैं, जिनमें कुछ मशीन्स होते हैं जो वहाँ जाके एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं। तो ये सारे पेलोड्स नासा की तरफ से थे और टोटल नासा ने 6 पेलोड्स को वहाँ पे भेजा था एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने। नासा के पहले पेलोड का नाम है ROLSES, रेडियो ऑब्जर्वेशन ऑफ द लूनर सरफेस फोटो इलेक्ट्रॉन शीट। ये एक 13 kg का एक मशीन है जिसका बहुत सारे ऑब्जेक्टिव से, पर 3 मेन ऑब्जेक्टिव, जिसका पहला ऑब्जेक्टिव था 10 से 30 किलोहर्ट्ज़ तक के बीच का रेडियो इन्वायरमेंट का मेजरमेंट करना। मून के पास खुद का मैग्नेटिक फील्ड ना होने की वजह से बहुत सारे यूनिवर्स के कॉस्मिक रेज और सोलर विंड्स और सोलर फ्लेयर्स मून के सरफेस तक पहुंच आते हैं, जो कि मून के सरफेस के फाइन डस्ट को लेविटेट करके उस सरफेस से ऊपर उठा देते हैं, जो कि वहाँ के इन्वायरमेंट को एक प्लाज्मा इन्वायरमेंट में कन्वर्ट कर देता है। इस मशीन का दूसरा ऑब्जेक्टिव ये था कि वहाँ के इलेक्ट्रॉन प्लाज्मा इन्वायरमेंट की इंस्पेक्शन करना, कि वहाँ पे क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं और क्या आगे आने वाले समय में हमें बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने होंगे। और तीसरा उनका ऑब्जेक्टिव ये था कि दूसरे प्लैनेट्स और सन से आ रहे फ्रीक्वेंसी को मेज़र करना, जिससे कि एक प्रिसाइज रेडियो सिस्टम को पहले से अच्छा बनाया जा सके। दूसरे पेलोड का नाम है LRA, लेज़र रेट्रो रिफ्लेक्टिव एरे। ये एक 20 ग्राम का डिवाइस है जिसका ऑब्जेक्टिव ये था कि किसी भी आते जाते स्पेसक्राफ्ट को लोकेशन प्रोवाइड करना उस पर्टिकुलर जगह पे लैंड करने के लिए। तीसरा पेलोड था NDL, नेविगेशन डॉपलर लाइडार। इस पर्टिकुलर इक्विपमेंट का ये काम था स्पेसक्राफ्ट और सरफेस ऑफ मून के बीच का रेंज यानी कि डिस्टेंस को पता करे और स्पीड को मेज़र करे, जिससे कि एक सॉफ्ट लैंडिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और चौथे पेलोड का नाम था स्कैल्प्स, स्टीरियो कैमरा फॉर द लूनर प्लम सरफेस स्टडीज। ये एक 6 kg का ऐसा कैमरा सिस्टम है जिसे डिज़ाइन किया गया था ये वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। जो मशीन का एग्जॉस्ट है उससे क्रिएट होने वाली इफ़ेक्ट से मून के सरफेस पे क्या असर हो रहा है और उससे उड़ने वाली डस्ट किस तरह से रिएक्ट कर रही हैं मून लैंडर के साथ और बहुत सारे इक्विपमेंट्स के साथ, जो आने वाले समय में लैंडर्स या फिर एस्ट्रोनॉट्स की हेल्प करेंगी उनकी सेफ और सिक्योर लैंडिंग में।
और चौथे पेलोड का नाम है LN1, जिसका फुल फॉर्म है लूनर नोड 1। ये एक ऐसा डिवाइस है जिसका काम ये है एक GPS की तरह गाइड करना। इसमें 2 ऐसे डिवाइस भेजे गए हैं, जिनमें से एक का था अपने पर्टिकुलर लोकेशन को सेंड करना, जिससे कि उस पर्टिकुलर लोकेशन पे क्या बोलते हैं स्पेसक्राफ्ट आके लैंड कर सके। लेकिन इस दूसरे वाले का काम है कि ये स्पेसक्राफ्ट को एक रास्ता दिखा सके और वाइटिंग की कैसे आपको सारे रास्ते को फॉलो करते हुए उस पर्टिकुलर जगह पे लैंड करना है। और छठवें पेलोड का नाम है रेडियो फ्रीक्वेंसी मास गॉज स्टेटमेंट। ये एक ऐसा इक्विपमेंट है जो कि लैंडर में लगे हुए फ्यूल सिस्टम के अंदर से फ्यूल को मेज़र करता है, और या फिर कह लें कि फ्यूल को मेज़र करने वाला गॉज है जो कि बताता है कि आपका फ्यूल कितना बचा है और कहीं लीक तो नहीं हो रहा है। इन सब बारे में जानकारी देता है। ये था नासा का 6 पेलोड, जिन सारे पेलोड्स का मेन ऑब्जेक्टिव था कि आने वाले समय में उनका एक नया एस्ट्रोनॉट्स का मिशन लॉन्च होने वाला है जिसका आर्टेमिस मिशन नाम है। तो उस मिशन में बहुत सारे एस्ट्रोनॉट्स की बहुत सारी हेल्प हो जाए, इस वजह से उन्होंने इस पर्टिकुलर प्रोग्राम CLPS को लॉन्च किया था। और 29 फरवरी को सारे एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए गए और सबका रिजल्ट भेज दिया गया। और उसके बाद जो ओडेसस था उसका सारा बैटरी ख़त्म हो गया और वो फिर उसके बाद डेड हो गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस रोचक मून जर्नी पे जुड़ने के लिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। और अगर आपके पास कुछ थॉट्स हैं इस वीडियो से रिलेटेड तो आप उसको कमेंट के थ्रू हमें बता सकते हैं। और आपको ऐसे ही क्यूरियोसिटी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।